पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में से कुछ है क्या? नहीं है, तो ये तो ब्रेक होगा। इन चार को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल आयन है उन सबको क्या मानना है आपको? हाई फाई मान के चलना है, तो ये ब्रेक होगा। जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, क्वांटम मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ये है जिंक सल्फेट डॉट 7H। क्या इसको अपन याद है? व्हाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये व्हाइट विट्रियोल है, व्हाइट विट्रियोल पहले भी लिखवाया हुआ है मैंने आपको, व्हाइट विट्रियोल। अब इसकी हीटिंग अपन देखते हैं यहाँ पे, बताओ क्या बनेगा? कितने निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल? पहले 6 वाटर, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं? 6, और 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनेगा 6 जिंक सल्फेट डॉट H2। क्या बना? मोनोहाइड्रेट। क्या बना? मोनोहाइड्रेट। अब मैंने फर्दर इसको हीट किया 200 डिग्री से टेम्परेचर से ज्यादा पे, तो ये बना जिंक सल्फेट। क्या बना बेटा? जिंक सल्फेट। बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल विभार हो गया। फर्दर जैसे मैंने इसको हीट किया अब, तो ये बना जिंक ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस? SO3 गैस। अगर मैंने इसको टेम्परेचर मेंशन किया यहाँ पर 800 डिग्री से ज्यादा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? जिंक ऑक्साइड तो सेम रहेगा ही रहेगा। ये SO3 फर्दर टूट जाएगी SO2 और हाफ O2 के अंदर। क्या ब्रेक कर सकते हो इस तरह से? ये बन गई रिएक्शन के प्रोडक्ट। आगे रिएक्शन के प्रोडक्ट समझ में आ जाओ। ये तो अपने पॉइंट समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अपन बाइकार्बोनेट की हीटिंग की। यहाँ पे बाइकार्बोनेट किस भी मेटल का हो, मेटल कैटायन, इस मेटल कैटायन का यहाँ पर कोई नेचर पे डिपेंडेंसी नहीं आती है। ये मेटल आयन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी हाई फाई, इट कैन बी लो फाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पे इनिशियल हीटिंग में हमेशा क्या होता है? जैसे मेटल बाइकार्बोनेट ये रहा, बाइकार्बोनेट आयन कितने हैं? 2, तो ये मैंने 2 यहाँ बना दिए, है ना। और एक मेटल प्लस आयन मान लीजिए ये रहा, ठीक है। तो इनिशियल हीटिंग पे क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन जो है उनमें से बीच में से यहां से निकल जाता है बेटा, ये एक प्लाज्मा, मतलब किडनी बाहर हो गई, ये वाटर बाहर हो गया, ये वाटर बाहर हो गई। किडनी जैसा नहीं लग रहा? वो लग रहा है ना? लगाएं थोड़ा सा, ये देखो आप लग रहा है। चलो ये किडनी बाहर हो गई इसकी, तो यहां से ये वाटर निकल गया और यहां से निकल जाता है कौन सा गैस? CO2 गैस। कौन सा गैस? CO2 गैस। तो एक तो CO2 निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, बचा CO3-2 और M+2 मिलकर बना देते हैं कार्बोनेट। क्या बना देते हैं? कार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो हमेशा आपको जब भी बाइकार्बोनेट को तोड़ना है हीट करते वक्त, तो कार्बोनेट बना दो। जिस भी मेटल का आपको बाइकार्बोनेट दिया हुआ है उसी का कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 बना दो, है ना। इसमें एक मैग्नीशियम वाला गड़बड़ करता है, बस वो क्या गड़बड़ करता है वो अभी आ जाएगा, आज ले लेंगे उसको। तो ये एक बेसिक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। दूसरा, इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है कि किसी भी कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि आप CO2 गैस पास करवाते हो, किसी भी कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि CO2 गैस को पास करवा दी जाए, तो हमेशा वापस हमें क्या मिल जाता है? बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाता है? ये लाइम वाटर टेस्ट भी है। CO2 को याद है आपको? आप बोलते ना कि CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो CO2 गैस को जैसे लाइम वाटर में डालते हैं तो मिल्की क्यों बनता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये देखो आप यहाँ पे देखो, इस जगह देखो, चलो इधर आ जाओ यहाँ पे, ये बताओ इससे रिलेटेड यहाँ पे पहले एक एग्जांपल सॉल्व करो, इसमें क्लियर हो जाएगा। बताओ 2 NaCO3 लिया है, बाइकार्बोनेट दिया है, बताओ क्या बनेगा? Na का एक तो कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में H2O, साथ में CO2 बन गया प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ बताओ क्या बनेगा? कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा? वही H2O बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। यही तो है लाइम वाटर टेस्ट। आपने अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी कौन सी होती है बेटा? व्हाइट। कैसी होती है? व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। तो अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 को पास करवाओगे तो ये व्हाइट कलर वापस डिसअपियर हो जाएगा। बताओ क्या बनने के कारण से? वापस से बाइकार्बोनेट के बन जाने के कारण से। ये लाइम वाटर टेस्ट है। आगे याद आ गया पक्का? हाँ, लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी है, उसका मिल्की हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट के पानी वाले सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में अगर CO2 फिर से पास कर दी एक्सिस में, तो फिर वापस बाइकार्बोनेट बन जाता है और लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। ये लाइम वाटर टेस्ट कहलाता है। तो ये वही पॉइंट है जो अपन को याद रखना है। इस पॉइंट को अपने को यहाँ पर लिखना भी है जो मैंने बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहा है यहाँ पे नाइट्रेट्स का, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेटल नाइट्रेट लिया है ना, मेटल नाइट्रेट लिया है। मेटल नाइट्रेट के 2 केसेस है, 5 और 6 पॉइंट, 2 पॉइंट बना रखे हैं मेटल नाइट्रेट के यहाँ पर। इस वाले में मेटल नाइट्रेट में जो मेटल प्लस है वो है लो फाई वाले। कौन से? नीचे वाले में लो फाई। लो फाई मतलब सोडियम प्लस वाला है बेटा, या पोटेशियम है, या रुबिडियम प्लस है, या सीजियम प्लस है। इन 4 के अलावा कोई दूसरा नहीं। और इन 4 के अलावा जितने भी हैं वो सारे ये वाला केस में आता है, ठीक है, हाई फाई कैटेगरी में। किसमें? हाई फाई कैटेगरी में। अब आपने हीट करना स्टार्ट किया, ये जो मेटल नाइट्रेट में ये NO3- आयन जुड़ा हुआ है, ये आयन कहलाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन। क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। यहाँ पर ये है। अब 2-3 चीजें ऐसी आएंगी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और इंपॉर्टेंट है, और बार बार सुनोगे याद भी हो जाएंगी। सुनना ध्यान से।
और क्योंकि वो रिडॉक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपका हो चुका है, रिडॉक्स वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, मेनली रिडॉक्स से रिलेट भी करता है यहाँ पर ये चीज। तो सुनना, मैं बोलता हूँ कुछ ऐसे आयंस होते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, सपोज कर रहे हैं जैसे अपन यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लो NO3 माइनस आयन की बात करें, या NO2 माइनस आयन की बात करें, या MnO4 माइनस आयन की बात करें, या Cr2O7 माइनस 2 आयन की बात करें, या ClO3 माइनस आयन की बात करें, या ClO4 माइनस आयन की बात करें, ये बहुत सारे आयंस होते हैं और भी हैं। इन सभी आयंस को किस कैटेगरी में डालते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस की कैटेगरी में डाला जाता है। ये एक ऐसे एनायंस होते हैं जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखते हैं, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खाने में बहुत आगे होते हैं। जो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खाता है बेटा, वो खुद तो क्या होता है? रिड्यूस। खुद तो क्या होता है? रिड्यूस। और सामने वाले को क्या करता है? ऑक्साइड। सामने वाले को क्या करता है? ऑक्साइड कर देता है। तो ये अपने आप में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एनायंस हैं। तो ये सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। अब जब भी सुनना ध्यान से पॉइंट, थोड़ा आधा अधूरा समझ में आ सकता है आपको ये चीज, कोशिश कर रहा हूं पूरा समझाने की कोशिश करना। जब भी आपको ऐसे सॉल्ट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन जुड़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे सॉल्ट्स की हीटिंग करने पर वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन जो खुद स्ट्रॉन्ग नेचर का है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, वो क्या होना चाहेगा? रिड्यूस। क्या होना चाहेगा? रिड्यूस, क्योंकि उसका नेचर रिड्यूस होने का है। तो एनर्जी मिलेगी, वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, उसका रिडक्शन होना चाहेगा। आप बताओ यहाँ नाइट्रोजन की स्टेट क्या है? +5। क्या स्टेट है? +5। देखो यहां से NO3 माइनस में किस में चला गया? वो NO2 में। किस में चला गया? NO2 में। किस में? +4 में। दिख रहा है आपको? +4 में चला गया। देखो +5 से +4 में जाने का मतलब उसका क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। क्या हो गया? उसका रिडक्शन हो गया। तो अकेला रिडक्शन कभी भी रिएक्शन में होता नहीं है, किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। बोलो, अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता है, किसी ना किसी रिडक्शन ऑक्सीडेशन पूरक है एक दूसरे के। रिडक्शन होगा तो पक्का ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। मैंने अगर आपके इलेक्ट्रॉन खाए, मैंने अगर आपके इलेक्ट्रॉन खा लिए हैं, तो आपका तो हो गया ऑक्सीडेशन, तो मेरा पक्का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्योंकि अकेला आपका ऑक्सीडेशन हो जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, किसी ना किसी ने आपका ऑक्सीडेशन किया ना, तो जिसने किया उसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। तो किसी ना किसी का रिडक्शन हुआ है तो पक्का किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा? किसका? मेटल प्लस का कि O-2 जो इसमें जुड़ा हुआ है? मैं कहता हूं O-2 का, क्योंकि मेटल तो ऑलरेडी +1 स्टेट में है। मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, वो इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में नहीं है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? O-2। ये O-2 जो यहां पर है उसका होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसमें? O2 में। किसमें? 0 में। देखो चला गया O-2 0 में। O-2 से किसमें चला गया? O2 में चला गया 0 में। ये क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। यही चीज समझने की है बस। समझ में आ रहा है? जब मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा मेटल सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन जुड़ा हुआ होगा, हीट करने पर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन अपना रिडक्शन करेगा, और उसका जब रिडक्शन होगा तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन जरूर होगा। और ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? अपने साथ जुड़ी हुई O-2 का। किसमें? O2 में। किसमें? O2 में। आया बात समझ में? है ना? हर बार सर O का ही ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं, ऐसी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। कभी कभी ऐसे भी आपको कंपाउंड के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट भी होगा O के अलावा जिसकी EN O से कम हो, जिसकी EN O से कम हो। जैसे मान लो नाइट्रोजन आ रहा है, अब नाइट्रोजन भी है और O भी है, तो फिर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छुड़वाए जाएंगे या O से इलेक्ट्रॉन छुड़वाए जाएंगे? O को ऑक्सीडाइज किया जाएगा या नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया जाएगा? डिपेंड करेगा EN पर। EN कम किसकी? नाइट्रोजन की। किसकी? तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन छुड़वाए जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ सकता होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। उस टाइम पे O का ऑक्सीडेशन नहीं होगा O2 बनने के लिए, उस टाइम पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा N पे। आई बात समझ में? है ना? अभी आएंगे वो एग्जांपल भी यहाँ पे। तो डिपेंड करेगा EN किसकी कम है। कोशिश कर रहा हूं भरपूर मैं आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाने की। आप मुझे ये बता देना बस कि आपको ये चीजें मतलब 70% भी समझ में आ रही है क्या? अगर आपको ये समझ में आ रही है, 100% आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 70% भी चीजें समझ में आ रही है तो मेरा काम बन जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा, आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता देना, फिर तो मैं रटाऊंगा आपको ये चीज, वो मैं नहीं चाहता। फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आप ये वाला ये प्रोडक्ट ये बनाता है और याद कर लो इसको, है ना? पर अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली NO2 क्यों बना, O2 क्यों बना। बताओ कौन सा मेथड लग रहा है आपको सही? समझ में आ रही है ना? प्रॉपर समझ में तो आ रही है ना? ये तो नहीं है ना कि मन में डाउट बन रहा है कि आधा अधूरा समझ में आ रहा है ना? अगर आधा अधूरा भी आ रहा है ना तो काम चल जाएगा, ये मान के चलना। आ जाओ इस पे, यहाँ पे। अब ये जो कैटेगरी लिया बेटा अपन यहाँ पर, देखो ऑक्साइड बना, NO2 बना, O2 बना। NO2 कैसी थी? पैरामैग्नेटिक। O2 भी कैसी है? पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू MOT। देख करके आए पर, याद है ना? NO2 का कलर रेड ब्राउन होता है बेटा। कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये तो होती है कलरलेस, है ना? अब लिया नाइट्रेट का ही केस, लेकिन अब नाइट्रेट में जो मेटल आयन है वो कौन सा है? लो-फाई वाला मेटल आयन है ना? लो-फाई वाला मेटल आयन है। अब आपको पता है ना, लो-फाई वाले जो होते हैं थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं ना? कुछ तो इतने स्टेबल होते हैं कि टूटते ही नहीं है ना? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो है वो टूटते ही नहीं है, कार्बोनेट में या सल्फेट या हाइड्रोक्साइड में तो टूटते ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होते हैं, है ना? लेकिन
नाइट्रेट्स में ये ब्रेक होते हैं। मैंने कल भी कहा था कि ऐसा मत सोचना सोडियम पोटेशियम रूबिडियम के हर कंपाउंड ही ब्रेक नहीं होते हैं हीट करने पे। हाँ, सल्फेट्स नहीं होते हैं, कार्बोनेट नहीं होते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्रेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। देखो बाइकार्बोनेट थोड़ा है आपने सोडियम का, यहाँ पर थोड़ा है ना, इसका मतलब हर कंपाउंड ब्रेक नहीं हो ऐसा मत समझना। अब नाइट्रेट्स में ब्रेक किस प्रकार से होते हैं? हाँ, वो अलग बात है, इनके कंपाउंड थोड़े स्टेबल होते हैं, इसलिए डायरेक्टली ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे ये डायरेक्टली ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है ना, सीधा ऑक्सीजन को ले गया और तो बॉन्ड को तोड़ दिया। डायरेक्टली ये काम करने की बस की बात इनकी नहीं है, है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे पहले ये किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट होते हैं? ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं पहले, यहाँ पे मेटल का नाइट्राइट बनता है, उसके बाद ये बनाते हैं फिर ऑक्साइड। अब कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। बताओ यहां पर नाइट्रोजन की स्टेट क्या थी? +5। क्या स्टेट थी? +5। और यहां नाइट्रोजन की स्टेट क्या है? +3। +5 से +3 में जाने का मतलब इसका क्या हुआ? वापस से क्या हुआ? रिडक्शन। देखो +5 से +3 में जाने पे इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। दिख नहीं रहा है, ये देखो यहां से यहां हो गया इसका रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बोलो समझ में आ रहा है ना? क्यों हुआ? क्योंकि इसका नेचर यहां भी क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। कौन सा नेचर था? स्ट्रॉन्ग। तो वो तो हीट करने पे क्या होगा? रिड्यूस होना चाहेगा। रिड्यूस हुआ, कहां तक आ गया? +3 पे। कहां आ गया? +3 पे आ गया, है ना। अब इसका रिडक्शन हुआ नाइट्रोजन का, तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। किसका हुआ? O-2 का। किसमें? O2 में चला गया। बात समझ में आई? अब समझ में आई रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। अब ये बताओ, ये जो NO2- यहां पे M+ है और NO2- है, M+ और NO2-, क्या NO2- भी इसी कैटेगरी में आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में? तो इसका नेचर भी क्या है? फर्दर रिड्यूस होने का है कि नहीं है? जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी रिड्यूस होना चाहेगा। नाइट्रोजन फिर +3 से किस में आ गया? 0 में। किस में आ गया? 0। इसका तो हो गया रिडक्शन, तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन वो होगा। किसका होगा? अपने साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन का। -2 से आ गया किसमें? 0 में। बात समझ में आई क्या? है ना। और फाइनली क्या बन गया? ऑक्साइड। क्या बन गया? ऑक्साइड। ये रिएक्शन का पाथ चलता है पूरा। तो ये डायरेक्टली ऑक्साइड में कन्वर्ट ना होके पहले नाइट्राइट बनाते हैं, फिर फाइनली ये ऑक्साइड +N2 में बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहां गैस कौन सी बनती है और यहां कौन सी बन रही थी? NO2 में। ये पैरा थी और ये डाई। अब क्वेश्चन कैसा बनता है? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा बनता है, ध्यान से सुना। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जिसको हीट करने पे 2 प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो दोनों ही पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है? कौन सा होगा बेटा? वो नाइट्रेट जिसका नेचर हाई-फाई होगा। कौन सा होगा? हाई-फाई। कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम के अलावा जो भी नाइट्रेट आपको दिए जाएंगे वो सब में आपको पैरामैग्नेटिक गैस मिलेगी, दोनों NO2 और O2। ऐसे कौन से नाइट्रेट है जिनको हीट करने पर आपको एक पैरा और एक डायमैग्नेटिक गैस निकल के मिलती है? कौन से वाले होंगे? इन चारों में से किसी का होगा पक्का, है ना। ऐसा कौन सा नाइट्रेट, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, आप देखना। ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जिसको हीट करने पर आपको एक ऐसी गैस मिलती है जिसका होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो π*2px π*2py है। π*2px π*2py है। अब होमो π*2px π*2py किसका था? O2 का। O2 मॉलिक्यूल जब अपने भरा था उसमें लास्ट में अनपेड आए थे π* वालों में, याद है? तो लास्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वही तो था। तो O2 का होमो π*2px था। O2 किसमें मिल रही है? दोनों में। किसमें? दोनों में। तो सभी प्रकार के नाइट्रेट्स में ऐसा कौन सा नाइट्रेट है जिसको हीट करने पर ऐसी गैस मिलती है जिसका लूमो π*2px π*2py है, जिसका लूमो π*2px π*2py है? नाइट्रोजन N2 को जब आप भरोगे तो उसका लूमो π*2px π*2py निकल के आएगा। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। आई बात समझ में? तो आपको लेवल पे जाना पड़ेगा, उस लेवल पे, है ना। मेरे यहाँ पे हल्के फुल्के लेवल पे समझा के निकल जाने से कोई मतलब नहीं होगा। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। इसलिए मैं आइडिया देके चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर, है ना। हालांकि है इजी, अगर आपको ये पता है तो N2 O2 का भरने में क्या दिक्कत है? MOT में भर दो फटाफट से और देख लो होमोलुमो किसका आ रहा है। आया समझ में? आ जाओ, चलो देखो यहाँ पे। अब बताओ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ, ये Zinc+2 है। Zinc+2 हाई-फाई के लो-फाई? टाइप 1 के टाइप सेकंड? टाइप 1 से क्या बनेगा बेटा? एक तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। तो जिंक का तो ऑक्साइड, साथ में कौन सी? NO2, साथ में कौन सी बेटा? O2 गैस बन जाएगी। बहुत सही है। यहां पर बताओ क्या बनेगा? लो-फाई, हाई-फाई के लो-फाई, लो-फाई। टाइप 1 या टाइप सेकंड? टाइप सेकंड नाइट्राइट, है ना। बताओ क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? नाइट्राइट, NaNO2 बनेगा, साथ में कौन सी गैस? O2। ये फर्दर रिड्यूस होगा किसमें? ऑक्साइड प्लस N2 प्लस
O2 ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2, ये प्रोडक्ट बन गए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं आप, है ना। अभी मैं हर एक डब्बे का एक एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, है ना। अभी आने वाली है, इसके बाद में जब डब्बे सारे खत्म हो जाएंगे, सब 50-60 रिएक्शन आएंगी एक साथ, तब डिटेल में सारे एग्जांपल्स वापस से रिपीट भी होंगे। तो अब आप क्या करोगे, अब आप छापोगे, फटाफट इसको लिखो जितना हो सकता है जल्दी से। तो ये कौन सा चैप्टर है प्लीज? अरे बेटा बॉन्डिंग चल रहा है, अथर्व। एनसीईआरटी में बॉन्डिंग में ही है बेटा ये। हाँ वो X-1 है बिल्कुल। 0.5 के ऊपर एग्जाम्पल बी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। अरे यार सारे पेन सूख जाते हैं यहाँ तो, पता नहीं क्या बोर्ड है ये तो, चूस जाता है बिल्कुल ही पेन कोई। आठ सौ डिग्री से पहले क्या लिखा है बेटा, क्या हो सकता है, टेम्परेचर ही होगा, टी। हो गया। हाँ यहाँ पर एक है ना नोट डाल देंगे ना, इस जगह एक नोट का एक पॉइंट लिखेंगे अपन। आप पहुंच जाओ जब बताना, मेटल बाइकार्बोनेट्स के अंदर नोट का एक पॉइंट लिखेंगे। और अगर आगे बढ़ गए हो तो तीन लाइन छोड़ देना, उसका 3-4 लाइन छोड़ देना। नीचे वाले एरो पे लिखा हुआ है फिफ्थ बॉक्स में O-2 टू O2 ऑक्सीडेशन। O-2 से O2 जा रहा है ऑक्सीडेशन तक, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तनिषा
ये हटा दूं? ये नोट 4th पॉइंट में बोल दूं, डिक्टेट कर दें? चलो 4th पॉइंट में पहले नोट लिख लो यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स वाले में। व्हेन 4th पॉइंट में नोट लिख लो बेटा सभी, लाइव वालों भी। व्हेन CO2 gas is passed, when CO2 gas is passed, when CO2 gas is passed over, when CO2 gas is passed over aqueous solution of, over aqueous solution of, over aqueous solution of carbonate, over aqueous solution of carbonate, then again bicarbonate is formed. Then again bicarbonate is formed. Then again bicarbonate is formed. बस।
चलो देखो एक बार, हाँ देख लो एक बार, देख लेना फिर। देखो सब 7 नंबर का पॉइंट देखो, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट खत्म हो गए। 7 नंबर का पॉइंट ये बोलता है कि कभी भी आपको अगर कोई कंपाउंड दे रखा है जो क्लोराइड है, कौन सा है, और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, HOS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोराइड आपको दे रखा है मेटल का, तो उसको हीट करने पर वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोराइड बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl2। हायर को सीधा किसमें ले जाओगे, लोअर में, है ना। बस आपको हायर लोअर पता होनी चाहिए मेटल की, वो पता लग जाएगी बाय द टाइम, आपको ये पता लग जाएगा किसकी हायर कौन सी, किसकी लोअर कौन सी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ बेटा PbCl4 का, पीबी की Cl4 की, पीबी की स्टेट क्या है, +4, और पीबी की +2 स्टेट भी होती है जो ज्यादा स्टेबल भी होती है, तो +4 में हायर में है, लोअर में चल जाएगा, तो क्या बना देगा बता, PbCl2 बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस, Cl2 बाहर। यहाँ पर Fe की स्टेट क्या है, +3, क्या है, +3, और Fe +3 से चल जाएगा +2 में, और बन जाएगा Cl2 मॉलिक्यूल वापस से यहाँ पर। तो हायर वाले को किसमें कन्वर्ट किया, सीधा आपने लोअर में, बस होस टू लोस, HOS, होस टू लोस जाना है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, जब भी आपको क्लोराइड दे रखे हो। लेकिन अगर आपको क्लोराइड दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे देखना, क्लोराइड दे रखे हैं आपको हाइड्रेटेड, कौन से, हाइड्रेटेड क्लोराइड दे रखे हैं, वो भी आयनिक वाले, कौन से वाले, आयनिक क्लोराइड दे रखे हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब .6H2, .4H2, .5 से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आयनिक क्लोराइड है, हाइड्रेटेड वाले हैं, तो उनको हीट करने पर हमेशा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एनहाइड्रस क्लोराइड। क्या मिलता है, मतलब जो भी वाटर उनके अंदर होता है वो वेपोरेट हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, निकल जाता है, वेपोरेट हो जाता है यहाँ से। जैसे एग्जांपल के तौर पे CaCl2.6H2 है। अब मुझे पता है कैल्शियम का क्लोराइड कैसा है बेटा, आयनिक। कैसा है ये, क्यों, क्योंकि कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम का कोई भी कंपाउंड नेचर में कोवेलेंट होता ही नहीं है, सारे कंपाउंड ही आयनिक होते हैं, याद है। इस पॉइंट को मैं 100 बार बोल चुका हूँ अब तक तो शायद। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का हर कंपाउंड आयनिक, कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम का भी हर कंपाउंड आयनिक। सिर्फ लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम ही है इस ब्लॉक में जो कोवेलेंट कंपाउंड भी कुछ बनाते हैं, बाकी तो उनकी कंपाउंड भी आयनिक ही होते हैं, याद है आपको चीज, है ना। तो ये आयनिक है। अब आयनिक क्लोराइड है, डॉट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसका मतलब हीट करोगे तो सिर्फ वाटर निकल जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्रस के अंदर। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां से जो है वो वापस निकल गए, और ये क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ Cl2 बचा है। पानी बिल्कुल निकल चुका है, इसलिए ये कैसा हो गया, एनहाइड्रस। कैसा हो चुका है, आ जाओ। अगर आपको क्लोराइड दे रखे हैं बेटा हाइड्रेटेड वाले, कैसे दे रखे हैं, हाइड्रेटेड, लेकिन कैसे हैं, कोवेलेंट। कैसे हैं, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट वाले अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में क्लोराइड आपको दे रखे हो, तो हीट करने पर वो एनहाइड्रस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो बनाते हैं जिस भी मेटल का आपको क्लोराइड यहां दे रखा है उसका तो ऑक्साइड बना देना, साथ में HCl गैस, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ प्रोडक्ट चेंज क्यों हुआ, यहाँ अलग क्यों है, यहाँ अलग क्यों है, उसको समझाऊंगा अभी एग्जांपल से, है ना, कि अलग क्यों होता है यहाँ पे। बस अभी आपको बॉक्सेस बना के बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो हाइड्रेटेड क्लोराइड अगर दे रखे हैं आपको कोवेलेंट कैटेगरी के, तो हीट करने पे जिस भी मेटल का दिया है उसकी ऑक्साइड बना देना, साथ में HCl, साथ में वाटर निकालना। बोलो क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लिया बेटा यहाँ पे MgCl2.6H2 लिया हुआ है। अब MgCl2 मुझे पता है बेटा कैसा है, कोवेलेंट है, क्योंकि Mg का सिर्फ F2 आयनिक था, Cl2Br2 कोवेलेंट था, तो कोवेलेंट और हाइड्रेटेड है। समझ में आया। हीट करो, मैग्नीशियम का तो क्या मिल जाएगा, एक तो ऑक्साइड, साथ में कौन सी गैस, HCl, साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर। बन गया प्रोडक्ट, बना दे प्रोडक्ट। अब ये बन प्रोडक्ट बनाना सीखना है ना। आ जाओ, एक पॉइंट और लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेटल का कोई सॉल्ट हो, कोई मेटल का आपको सॉल्ट दे रखा हो, और ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एनायनिक पार्ट ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो। कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन मतलब जैसे MnO4- में कुछ हो, या Cr2 में से कुछ हो, या ClO3- में क्लोरेट में से कुछ हो, इन तीनों में से कुछ है, मेनली आपको यही देगा। तो अगर ऐसा एनायन जुड़ा हुआ है इन तीनों में से जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो आप बताओ जब भी कोई ऐसा सॉल्ट मिलता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन कंटेनिंग होता है, तो हीट करने पे वो खुद का क्या करना चाहता है, रिडक्शन। क्या करना चाहता है, तो सामने वाले का किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहां पर जैसे एग्जांपल लिया अपन ने KMnO4 का, तो ऐसे सॉल्ट जब भी मिलेंगे ना आपको जिसमें ये एनायन जुड़ा रहेगा, वो हमेशा आपको क्या देंगे, O2 गैस का लिबरेशन करके देंगे। ये O2 गैस की प्रिपरेशन मेथड्स भी आती है। जैसे एग्जांपल लिया KMnO4 का, KMnO4 में K क्या है, मेटल, तो ये मेटल का सॉल्ट हुआ। क्या हुआ, ये मेटल का सॉल्ट हुआ, जिसमें K+ तो कैटायन है और MnO- क्या हो गया, एनायन हो गया। और एनायन क्या इस कैटेगरी में है, मतलब कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। कैसा हुआ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन की कैटेगरी में आता है। अब ये खुद का तो क्या करना चाहेगा, रिडक्शन करना चाहेगा। देखो Mn+7 से किसमें चला गया, +6 में और +4 में, क्या रिडक्शन हो गया, हो गया। तो इसका अगर रिडक्शन हुआ है तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा। अब पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि पोटेशियम +1 से ऊपर कोई जाता ही नहीं। अल्कली मेटल मतलब +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब +2, फिक्स है ना। तो ये तो +1 से ऊपर जा नहीं सकता। फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा, अपने से जोड़ी हुई O-2 का। O-2 को किसमें लेकर गया बेटा,
जीरो में O2 में, इसलिए हमेशा ही क्या निकलेगा, O2 गैस ही निकलेगी। इसलिए ये प्रिपरेशन मेथड होता है O2 का। बात समझ में आई क्या, है ना? ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। एक दो रिएक्शंस और हैं इसकी, वो भी लेंगे अपन साथ में। अभी एक एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं बस। अब आया अमोनियम का सॉल्ट का, यहाँ पे 11 नंबर का पॉइंट। हालांकि ये 2 पॉइंट में है डिवाइडेड, पर मैंने इसको एक ही पॉइंट बना दिया ताकि एक साथ पढ़ना आसान रहे। आपको एक अमोनियम का सॉल्ट दिया गया है NH4X, क्या दिया हुआ है NH4X, जिसमें NH4 प्लस कैटायन है अमोनियम और X माइनस एनायन है, X माइनस एनायन। अब ये X माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन लाइक NO3 माइनस, NO2 माइनस, Cr2 माइनस टू MnO4 माइनस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। या इट कैन बी वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन लाइक सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, हैलाइड वगैरह, कुछ भी हो सकता है ना? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन जुड़ा हुआ है अमोनियम के साथ में, तो उनको हीट करने पर आपको 2 ही प्रकार की गैसेस मिलती है, या तो N2 या N2O। क्या मिलेगी? या तो N2 या N2O मिलेगी। अब N2 कब मिलेगी, N2O कब मिलेगी? तो आप ध्यान रख लो N2O के बारे में कि N2O एक ही केस में मिलती है, किसमें? NO3 माइनस नाइट्रेट के अंदर, किसमें? नाइट्रेट के अंदर। बाकी सब जितने भी होंगे क्या देंगे? हमेशा N2 देंगे। तो पहली चीज ये ध्यान होनी चाहिए कि अमोनियम का, सर ने बताया था, अमोनियम के सॉल्ट अगर आ जाए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन कंटेनिंग हो तो 2 ही प्रकार की गैसेस देंगे, N2 या N2O। N2O में N2O एक में निकलती है नाइट्रेट में, तो बाकी सब में क्या निकलेगी? N2 निकलेगी। बाकी सब में क्या निकलेगी? N2। तो इसमें भी N2, इसमें भी N2, इसमें भी N2 निकलेगी। इतना क्लियर हो गया, है ना? अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन लगने वाला अमोनियम सॉल्ट दिया है, जैसे सल्फेट जुड़ा हुआ है यहाँ पे X माइनस की जगह, या कार्बोनेट है, या फॉस्फेट है, या कोई भी हैलाइड है, Cl माइनस वगैरह कुछ भी है, Cl माइनस, Br माइनस कुछ भी वगैरह है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा एक ही गैस निकल के मिलती है। कौन सी? अमोनिया। कौन सी? अमोनिया। इसके बेस पे आप यहाँ बताओ, देखो ध्यान से बताओ, NH4 NO2 यहाँ पे। अब NH4 में X जोड़ दिया, NO2 माइनस यहाँ पे। बताओ ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। तो ये यहाँ पे N की स्टेट कौन सी बेटा? +3। कौन सी स्टेट है? +3 स्टेट है। और ये वाले N की स्टेट कौन सी है? -3 है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है बेटा, तो कुछ भी नहीं सोचना, क्या ये NO3 माइनस में है? नहीं। कौन सा है? NO2। कौन सी गैस निकलेगी? N2। तो प्रोडक्ट बन गया बेटा यहाँ पर N2। अब दोनों N मिलके कौन सी गैस में कन्वर्ट हो गए? N2 में। तो बचा H, बचा O, मिलके क्या बना देंगे साथ में? वाटर। क्या बना देंगे साथ में? वाटर। बताओ ये N+3 किस में चला गया? 0 में। क्या हो गया बेटा? ये रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। तो इस -3 वाले का क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो ये वाला N जो चला गया वो क्या चला गया? ऑक्सीडेशन में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन यहाँ पे। अब एक चीज समझो आप ध्यान से, यहां पर NO2 माइनस जो था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन था, खुद का क्या करना चाहता था? रिडक्शन करना चाहता। बहुत बढ़िया, खुद का करना चाहता था रिडक्शन। तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा। अब किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर? N-3 का। किसका? क्योंकि यहाँ पर O-2 भी अवेलेबल है, लेकिन हुआ किसका? क्योंकि उसकी EN कम थी। जिसकी EN कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान रहेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। जबकि वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था नाइट्रेट में, याद है आपको? वहां पे O का हुआ था क्योंकि मेटल प्लस में था। आज में इसलिए यहां पर N-3 को N2 में लाया गया। तो एक ही एलिमेंट देखो आप, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन, 2 डिफरेंट नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक में कन्वर्ट होती है 0 में। देखो आप, बोलो ना, क्या 2 डिफरेंट, एक +3 एक -3 वाला किस में जा रहा है? 0 में। इसको अपन बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप पढ़ोगे रिडॉक्स में, उसका मतलब होता है किसी एक एलिमेंट की एक स्टेट का 2 में जाना, एक लो में और एक हाई में। मान लो कोई एलिमेंट अगर +5 में है, तो +5 से अगर उसने +3 बनाई और +5 से उसने -3 बनाई, तो लो में भी गया और हाई में, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? एक का 2 में जाना। और यहां क्या हो रहा है? 2 मिलकर के एक में आ रही है। एक -3 वाला N, एक +3 वाला N, दोनों मिलकर जा रहे हैं 0 में। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा। नाम होता है कॉम्प प्रोपोर्शनेशन। क्या नाम होता है? कॉम्प प्रोपोर्शनेशन, COMP, कॉम्प प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है ना? अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, जब डिस्प्रपोर्शनेशन कॉम्पोजिशन पढ़ोगे आप रिडॉक्स में तो आपको याद आ जाएगी अपने आप ये चीज, है ना? मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो गया, है ना? तो बता देता हूं कि ये कॉम्प प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां देखो, ये कैसा एनायन है बेटा? स्ट्रॉन्ग है, वीक? स्ट्रॉन्ग है, तो N2 या N2 देगा, पर N2 किसमें निकलती है? तो यहां कौन सी किस मिलेगी? N2। अब N और O मिलके गए N2 में, बचा हुआ थोड़ा बहुत H, बचा हुआ O मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। N2 बन गए क्या? लाफिंग गैस यहाँ पे बन गई। ये कौन सा है? Cl माइनस। क्या हेलाइड में आता है? कि हेलाइड आता है। अगर हेलाइड है तो कौन सा? वीक है, स्ट्रॉन्ग? वीक है। वीक है तो पक्का कौन सी गैस निकलेगी? अमोनिया। अगर एक NH3 गया, 3 H गए, तो एक H बचा और एक Cl बचा, मिलके बना देंगे क्या? ऐसे बन गया प्रोडक्ट। बोलो ना,
कर लोगे अमोनियम सॉल्ट के डिकम्पोजिशन को भी, है ना? आ जाओ, एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को, सुनो ध्यान से, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट रिएक्शन करवा दें बेसिक मीडियम से, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को रिएक्शन करवा दे यदि हम बेसिक मीडियम से, तो वो हमेशा हमें अमोनिया गैस का लिबरेशन करके दे देता है। अगर मैं चाहता हूं कि ये अमोनियम सॉल्ट हो मेरे पास जिसमें ये वाले एनायन हो, अगर मैं इनको हीट करूंगा तो या तो N2O मिलेगी या N2 मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं ये भी मुझे इनकी तरह अमोनिया गैस ही निकाल करके दे, N2 ना निकाले, N2O ना निकाले, अमोनिया गैस से, तो फिर आप इनको हीट मत करो। क्या मत करो? हीट मत करो। इनको आप करवा दो किसी से बेसिक मीडियम से रिएक्शन करवा दो, क्योंकि बेसिक मीडियम से रिएक्शन करने पर कोई सा भी अमोनियम का सॉल्ट हो, ये वाले भी और ये वाले भी हमेशा अमोनिया गैस ही देंगे। ये वाले तो वैसे हीट करने पे भी दे रहे हैं, तो बेसिक मीडियम से करवा दोगे तब भी दे देंगे, और ये वाले भी बेसिक मीडियम से रिएक्शन करवाने पर क्या दे देंगे आपको? अमोनिया गैस दे देंगे। तो इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे NH4X मैंने लिया, अमोनियम का सॉल्ट लिया, कैसे देते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन, अमोनिया गैस कैसे देते हैं वो दिखा रहा हूं। NH4X की बात करो, कैसे बना हुआ बेटा? अमोनियम प्लस और X माइनस से मिलकर बना हुआ, बोलो क्लियर है ना? अमोनियम प्लस को देखो तो ये बना हुआ है एक्चुअली बेटा NH3 और किससे? H प्लस से। आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, प्रोटोनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें अमोनिया अपने लोन पेयर, अमोनिया अपने एन वाले लोन पेयर H प्लस के डेकेड ऑर्बिटल में डालता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, याद आ गया है ना? NH4 प्लस बनता है, तो ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ही आपने बेसिक मीडियम से रिएक्शन करवाई, उससे क्या दिया? ये OH माइनस गया और इस NH4 प्लस के H प्लस पे अटैक कर दिया, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना दी? और कौन सी गैस निकल गई? अमोनिया गैस निकल गई। और ये प्रोसेस हमेशा ऐसी होगा, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को कभी भी बेसिक मीडियम से रिएक्शन करवाओ, बेसिक मीडियम का दिया हुआ OH माइनस अमोनियम आयन के H प्लस पे अटैक करके उसको वाटर के फॉर्म में निकाल देगा और अमोनिया गैस को मुक्त कर देगा। इसलिए अमोनिया गैस का लिबरेशन यहाँ पे देखा जाएगा। चाहो तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, ये लिया। बताओ हीट करवाया मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी, बेस है, क्या देगा? दो OH माइनस देगा और साथ में कैल्शियम प्लस 2 भी देगा। OH माइनस गया H प्लस पे अटैक कर रहा, 2 मोल H प्लस पे, तो 2 H प्लस 2 OH माइनस मिलकर क्या बना दिए? 2 वाटर बना दिए, बोलो सही है? कौन सी गैस फ्री हो गई यहाँ से? 2 अमोनिया। कितने अमोनिया? 2 अमोनिया फ्री हो गए, साथ में Cl माइनस भी निकले, वो 2 Cl माइनस और ये Cl प्लस 2 मिलकर क्या बना देंगे? CaCl2। क्या बना देंगे? CaCl2। ये बन गया रिएक्शन का, कर लोगे, है ना? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो लिखी है लास्ट में, है ना? आगे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस आएगा इस ब्लॉक में, वहां आने वाली है रिएक्शन, ठीक है? पॉइंट क्लियर सारे के सारे? फटाफट बता दो क्या चीज? 10th का ये वाला KMnO4 में Mn की स्टेट +7 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन है, खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो +7 से +6 में और +4 में क्या हो गया? रिड्यूस। तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा, O-2 का किसमें हो गया? O2 में रिडक्शन, बस में। इसलिए कौन सी गैस निकली? O2। कौन सी गैस? O2। तो यही बोला हुआ है कि मेटल सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन हो वो हमेशा हीट करने पे O2 गैस लिबरेट करते हैं। हाँ, क्या हुआ इसमें? क्या चीज? देखो ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयन है, खुद का क्या होगा? तो इसका +3 से किसमें हुआ? 0 में रिडक्शन, है ना? तो ये रिड्यूस हो, किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज क्या होगा? अब या तो O को करेगा या N-3 करेगा, है ना? अब O और N में En N की कम है तो इसको ऑक्सीडाइज किया, और इस वाले को -3 से किसमें लेके आ गया? 0 में। तो एक तो बना 0 वाला N, एक बना 0 वाला N, दोनों N मिलके N2 बना कन्वर्ट हो गए। ये ज्यादा होती तो फिर O को ही लेके जाता, अगर O से ज्यादा EN वाला होता तो O को लेके जाता, O से कम वाला EN वाला तो कम वाले को लेके जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लिबरेट करवाना आसान होगा उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, है ना? हाँ, बनाना जरूरी है, जब भी तो पता चलेगा हीटिंग में निकल रहा है। किसमें? सभी में निकलेगा, सभी में निकलेगा, मतलब कहीं बनाया नहीं है तो बना लेना, सभी में वेपराइज होगा। हीटिंग इतनी जबरदस्त होती है कि 200-300 डिग्री से चलता ही चलता है, और वेपर तो 100 में बन जाती है। एक H2 बचने वाला काम सल्फेट्स में ही होगा? नहीं बेटा, सभी में होगा, शंकर, सभी में होगा। अभी एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। और
K2MnO4 का नेम पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को, डेंटल सर्जरी में काम आती है एज एनेस्थेटिक्स, है ना, एनेस्थेटिक के रूप में काम आती है डेंटल सर्जरी के अंदर। नहीं, पॉइंट्स खत्म हो गए, बस अब रिएक्शंस हैं, आप इनको लिख लो। एक पॉइंट है बस, बाकी हो गए सारे। आपके पास में, अब सभी के पास में मॉड्यूल होना चाहिए सेकंड नंबर का, कल से, है, सेकंड नंबर का मॉड्यूल साथ में रखना, और 5 नंबर का मॉड्यूल भी साथ रखना। सेकंड और 5th नंबर का मॉड्यूल, सेकंड नंबर में एस ब्लॉक है जो मॉड्यूल से डील करना है पूरा, और 5वें नंबर में पी ब्लॉक है, ठीक है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले पार्ट के लिए मॉड्यूल साथ में रखना। क्या नहीं नहीं, साथ नहीं चलेंगे, पर एस ब्लॉक 2 ही दिन का है, इसलिए पी ब्लॉक भी साथ रखना है, तो भूल जाओगे पक्का, फिर तुम रख लेना 2 दिन। कल खत्म हो जाएगा ये, नेक्स्ट कल आपके लेक्चर है आपके क्लास में, हाँ, तो कल तो आपके यही खत्म होगा, और एस ब्लॉक भी स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत, एस ब्लॉक साथ में चालू होगा। मॉड्यूल साथ में रखना, लाइव वालों आप भी मॉड्यूल साथ में रखना एस ब्लॉक के लिए। ये लाइव में आजकल बच्चे क्यों नहीं आते हैं? सभी क्लासेस में? एक और पॉइंट लिखना है 13 नंबर का, आप हो जाए जब बताना। ये सेकंड कॉलम हटा दूं? सेकंड,
हम्म, क्या हुआ इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला? हाँ, यही ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या दिया? कैल्शियम प्लस 2 और OH माइनस। OH माइनस का अटैक हुआ NH4 प्लस के H प्लस में। H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना दिए? वाटर। और यहां से कौन सी गैस फ्री हो गई? NH3, है ना, ये निकल गया NH3। और Cl माइनस और Ca+2 ने मिलकर CH2 बना दिया। बस। हटा दूं?
हाँ, स्पेस क्या मतलब वो बड़ा ही जाएगा। चलो ठीक है, पहले इतनी देखो। ट्वेंटी टू, हाँ यार 22। हो गया सभी का? चलो ठीक है, जितना हो गया उतना लिख लिया। ठीक है, देखो अभी एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं। नहीं मानोगे? तो देखो ना, देखो सर, एक लास्ट पॉइंट देखो इसका यहाँ पे 30 नंबर का। कुछ लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, Ag2O और HgO जैसे यहाँ पर है ना, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं। इनको ज्यादा अपने को हीट नहीं करनी पड़ती है, जो नॉर्मल हीटिंग चल रही थी उसी में फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं और मेटल ऑक्सीजन निकाल देते हैं। क्यों लेस स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में Ag मेटल है। कौन सा मेटल है यहाँ पर? Ag। और Ag और Hg ऐसे मेटल्स होते हैं जो नोबल मेटल्स होते हैं। कौन से? जिनको रिएक्ट करना पसंद, इनको जीरो स्टेट में रहना पसंद है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हो तो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं छापा, CHAPA, कॉपर, HgAgPtAu। याद तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना? है तो इसी साल का, बड़ा भी इसी साल ही होगा, है ना? तो थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है। हाँ, तो वो छापा एलिमेंट्स में आते हैं, ये नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आता है। कहीं ना कहीं जीरो स्टेट में रहना इनको पसंद होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने Ag2 को थोड़ी सी हीट मिलती है ना, ये Ag क्या करता है? अपने से जुड़े हुए O-2 को ही ऑक्सीडाइज करके जीरो में निकाल देता है। सेम विद दिस ऑल्सो, Hg+2 भी अपने से जुड़े हुए O-2 को ही ऑक्सीडाइज करके जीरो में निकाल देता है, O2 की फॉर्म में, और खुद +2 से जीरो में, और ये भी +1 से जीरो में आ जाता है। तो मेटल फाइनली मेटल प्लस O2 में, मेटल प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाते हैं, तो O2 गैस निकल जाती है। ये भी O2 गैस की प्रिपरेशन मेथड्स में ही आता है। अब मैं हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शंस चालू करने जा रहा हूं। जो अपने 13 पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें कुछ पॉइंट्स की एप्लीकेशन तो आज ही हो पाएगी और कुछ पॉइंट्स की एप्लीकेशन बचे हुए भी आज ही करेंगे। देखो ध्यान से, जितना हो सकता है उतना करते हैं 8 बजे तक। देखो हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शंस की बात करते हैं। बताओ, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? कार्बोनेट्स का, याद है? मैंने कार्बोनेट्स लिए यहाँ पे कम से कम 8। अब आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। कार्बोनेट्स की हीटिंग में 2 कैटेगरी थी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते थे, बाकी सबके होते थे, और ऑक्साइड प्लस CO2 में होते थे। याद है? बताओ, ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम में से है क्या? नहीं, तो ये टूटेगा। क्या देगा बेटा? जिंक का ऑक्साइड देगा, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? यहाँ बताओ, यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अब आप बताओगे MgO प्लस, यहाँ क्या बनेगा? Li2O प्लस CO2 बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? कैल्शियम का भी कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का भी है, तो दोनों के बनाओ ऑक्साइड, और दोनों से एक एक CO2 निकलेगी। तो कितने मोल CO2? 2 मोल तो CO2 निकल गए। और इसका ऑक्साइड क्या? कैल्शियम का ऑक्साइड CO, और मैग्नीशियम का क्या? मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। बोलो सही है? ये बन गया प्रोडक्ट। K2CO3 ब्रेक नहीं होगा, क्यों? हाँ, लो फाई है, लो फाई तो ब्रेक नहीं होगा। बताओ, यहाँ Na2CO3.10H2, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, धावन सोडा कहलाता है, ये वॉशिंग सोडा है। ब्रेक करा आपने, हीट किया तो पहले कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 9।
एक रह गया। अब ये बना Na2CO3 डॉट H2O, क्या बचा? डॉट H2O। इसको बोलते हैं अपन नेट्रॉन। क्या बोलते हैं? नेट्रॉन के नाम से जाना जाता है। याद रख सको नाम तो कर लेना, अदरवाइज से पूछेगा नहीं। यहां पर हीट किया, फर्दर हीट करा तो वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया। अब क्या बचा आपके सामने? Na2CO3। क्या बचा? Na2CO3। अब मैंने जैसे हीट करना स्टार्ट किया, आगे डिकम्पोज बता क्या बनेगा? जल्दी बोलो ना। कुछ नहीं बनेगा। क्यों? सोडियम पोटेशियम रूबिडिज्म के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सल्फेट ब्रेक नहीं होते, यहीं आके रिएक्शन रुक जाएगी। आ जाओ Ag2CO3, बताओ यहां पर क्या हो रहा है? Ag2CO3 में क्या होगा बताओ? क्या बनेगा? Ag2O बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा? CO2। क्या ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी? नहीं, ये Ag2O फर्दर डिकम्पोज होगा किसमें? Ag प्लस हाफ O2 में। तो ये आगे चल जाएगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस हाफ O2 के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर आप देखो, यहां जिंक की स्टेट क्या थी? जिंक की स्टेट क्या थी यहाँ पे बेटा? +2। और यहां पर भी क्या है? +2। यहाँ +2 तो यहाँ भी क्या है? +2। यहाँ +1 तो यहाँ भी क्या है? +1। क्या स्टेट चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो चेंज कार्बोनेट के अंदर जो स्टेट चेंज नहीं होती, तो ये चेंज कैसा है? रिडॉक्स के नॉन रिडॉक्स? नॉन रिडॉक्स। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कार्बोनेट है जिसको हीट करने पर रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स चेंज देखने को मिलता है? तो वो एकमात्र कार्बोनेट बेटा यहाँ पर या तो Ag का होगा या Hg का होगा। क्योंकि जैसे आपने इसको हीट किया, अगर रिएक्शन यहीं रुक जाती इस जगह पर, तो +1 से +1, -2 से -2 ऑक्सीजन का, कार्बन का +4 का +4 रहता, सेम रहता। लेकिन रिएक्शन वहीं Ag2O पे रुकी या आगे चली गई? आगे चली गई। आगे जैसे गई तो कहां जाके रिएक्शन रुकी? +1 पे कि 0 पे? क्या स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई। Ag की भी हुई और O की भी हुई। देखो O -2 में था और 0 में आ गया। तो ये कैसा है बेटा? रिडॉक्स के नॉन रिडॉक्स? ये रिडॉक्स हो गया। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, 4 ऑप्शन में Ag2CO3 ऑप्शन था। बोला गया था एकमात्र कार्बोनेट बताइए इन चारों में से जो रिडॉक्स अभिक्रिया देता है हीट करने पर, तो वो था Ag2CO3। और या तो अगर Hg ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता, क्योंकि ये भी टूटेगा बेटा। तो कैसे टूटेगा? HgO प्लस CO2 के अंदर, और ये फर्दर टूट जाएगा किसमें? Hg प्लस हाफ O2 के अंदर। ये भी कैसी रिएक्शन हो गई? रिडॉक्स। कैसी हो गई? ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। बोलो बात समझ में आ गई है ना? आ जाओ आगे यहाँ पे बताओ। LiOH को हीट करोगे, हाइड्रोक्साइड कोई सा भी हो, सोडियम पोटेशियम रूबिडिज्म को अलावा, हाँ, सोडियम पोटेशियम रूबिडिज्म के अलावा कोई सा भी हाइड्रोक्साइड हो, हमेशा टूटने पे क्या मिलेगा बेटा? ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? प्रोडक्ट बनाना आसान लग रहा है? आ जाओ इस पे। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा? वाटर यहाँ पर ही मिल जाएगा। यहाँ बताओ क्या होगा? NaOH ब्रेक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है, याद है आपको, डिकम्पोज नहीं होगा। LiNO3 ब्रेक होगा। बताओ टाइप फर्स्ट से होगा या टाइप सेकंड से होगा? क्योंकि नाइट्रेट्स में हाई फाई लो फाई दोनों टूटते थे, पर हाई फाई वाले अलग टूटते थे, लो फाई वाले अलग टूटते थे। याद है? ये टाइप फर्स्ट वाला हाई फाई वाला कि लो फाई वाला? हाई फाई, क्योंकि लो फाई तो सोडियम पोटेशियम रूबिडिज्म में बच है ना। तो ये हाई फाई है। क्या मिलेगा? एक तो ऑक्साइड मिलेगा, साथ में NO2 मिलेगी, साथ में O2 मिलेगी। ये भी पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक, रेड ब्राउन कलरलेस। याद है आपको? आ जाओ PbNO3 होल्ड ट्वाइस की बात करो यहाँ। बताओ क्या होगा? बताओ ये हाई फाई की लो फाई? हाई फाई। हाई फाई तो इसकी तरह टूटेगा, तो PbO बनेगा, NO2 बनेगी और साथ में O2 बनेगी। Pb की +2 स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, Pb की इनर्ट पे इफेक्ट से। आ जाओ यहाँ पे, जिंक की स्टेट क्या है? +2। ये हाई फाई की लो फाई? हाई फाई। टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड? टाइप फर्स्ट। टाइप सेट तो ये हो गया जिंक का ऑक्साइड, साथ में अगेन वापस का बेटा NO2, साथ में क्या मिल जाएगा? O2 मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना? यहाँ बताओ ये लो फाई की हाई फाई? ये भी लो फाई की हाई फाई। तो डायरेक्टली ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे या पहले नाइट्राइट बनाएंगे? नाइट्राइट बनाएंगे। तो ये बनेगा पहले NaNO2 और साथ में क्या बन जाएगा? O2। और ये आगे फर्दर टूटेगा किसमें? Na2 ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। याद है ना? डायमैग्नेटिक गैस बनती थी N2 यहाँ पर। ये भी सेम ऐसे ही होगा। क्या होगा? KNO2 बन जाएगा पहले नाइट्राइट, साथ में कौन सी गैस? O2। और ये भी टूट जाएगा आगे किसमें? K2O प्लस N2 प्लस O2 के अंदर। बोलो क्लियर? आ जाओ NaCO3। बताओ ये बाइकार्बोनेट है क्या? बाइकार्बोनेट की हीटिंग में क्या डब्बा लिखवाया था? किसी बाइकार्बोनेट को हीट करो, हमेशा क्या मिलेगा आपको? कार्बोनेट मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगी और वाटर निकल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ कैटायन। हाई फाई हो या लो फाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मिल जाएगा Na2CO3 प्लस साथ में H2O प्लस साथ में CO2। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बन जाएगा? कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा प्लस साथ में H2O प्लस साथ में क्या? CO2। ये दोनों रिएक्शन मैंने लिखवाई हुई थी, है ना? अब इसमें मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है। इसको हीट करने पे हमें लगता है कि मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, लेकिन एक्चुअली बेटा ये बनता ही नहीं है। यहां हीटिंग करने पे मैग्नीशियम के कार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है साथ में। इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम सुना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम सुना होगा अपने यहाँ पे। एंटासिड प्रॉपर्टी रहता है, क्या सकता है? एंटी एसिड प्रॉपर्टीज रखता है। इनो वगैरह जो अपन पीते हैं ना, इनो,
इनो वगैरह बनाने में काम आता है। जब बॉडी में एसिडिटी हो जाती है तो इनो वगैरह घोल के पीते हैं, क्या कि बेस अंदर चला जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बॉडी की एसिडिटी रिमूव की जा सके। तो ये एंटी एसिड प्रॉपर्टीज बनाने में काम आता है, एंटासिड मेडिसिन बनाने में काम आता है। अब यहां पर ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट क्यों हुआ? ये अकेला एकमात्र ऐसा है जो यहाँ गड़बड़ कर देता है, बाकी सभी बाइकार्बोनेट ऐसे टूटते हैं कार्बोनेट वगैरह देकर के, लेकिन ये अकेला हाइड्रोक्साइड बनाता है, कार्बोनेट नहीं बनाता है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना बेटा, ये व्हाइट पीपीडी है। क्या है ये? और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसी है? व्हाइट पीपीडी है। पीपीडी है तो दोनों इनसॉल्युबल हुए, बोलो ना, दोनों इनसॉल्युबल हुए। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये रहा बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन इक्विलिब्रियम पर दो प्रकार के आयंस प्रोवाइड करता है अच्छी खासी क्वांटिटी में। एक तो OH, ये तो कार्बोनेट आयन, एक तो कार्बोनेट और एक OH हाइड्रोक्साइड आयन। अब डिपेंड करता है कि उस बाइकार्बोनेट आयन के साथ में कौन सा मेटल आयन जुड़ा हुआ है। अगर मेटल आयन कैल्शियम सोडियम वगैरह है, कोई दूसरा है मैग्नीशियम को छोड़ करके, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि हीट करने पर बाइकार्बोनेट के कार्बोनेट आयन के साथ मिलकर के पीपीडी बनाना पसंद करते हैं, जबकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है कि बाइकार्बोनेट के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में मिलकर के वो मोर इनसॉल्युबल पीपीटी बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल आयन बाइकार्बोनेट के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर वो मैग्नीशियम है तो वो OH माइनस के साथ में मिलकर के पीपीटी जो बनाता है वो ज्यादा इनसॉल्युबल होती है कार्बोनेट के कंपेरिजन में, इसलिए वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। जबकि बाकियों में कार्बोनेट वाली ज्यादा पीपीटी इनसॉल्युबल रहती है हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में, इसलिए कार्बोनेट पे जाते हैं। ये इसका मेन और इफेक्टिव रीजन जो है जो आपको मिलेगा अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर, और यही होता भी है ना। तो आपको स्पेशल केस में क्या ध्यान रखना है? बस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ध्यान रखना है, उसमें कार्बोनेट मत बना देना, हाइड्रोक्साइड बना देना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखोगे इस पॉइंट को। आ जाओ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, क्या ये आपको जानते हो? अब ये ब्लू विट्रियोल होता है। हाँ, ये ब्लू विट्रियोल है। और ब्लू विट्रियोल का देखा जाए, बताओ, हीटिंग करते हैं, आपने हीट करना स्टार्ट किया, हीट करने पहले कितने वाटर निकल जाएंगे? 4। क्या बना बेटा? कॉपर सल्फेट बचा, और यहाँ पे .H2 बना, मोनोहाइड्रेट। क्या बना ये? है ना। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वाटर मॉलिक्यूल आपने और निकाल दिया हीटिंग करके, ये भी निकल गया। क्या बचा है? CuSO4। क्या बचा? CuSO4। फर्दर हीट किया, है ना, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में कौन सी गैस? SO3। अगर आपको टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है 800 से ज्यादा, तो क्या करोगे? SO3 को भी SO2 और हाफ O2 में तोड़ दोगे, बोलो ना। अरे यार टाइम हो गया, मुझे ही पता है, पर ऐसे सुस्त मत पढ़ो। टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देख करके सुस्त पढ़ा करो। टॉपिक अच्छा है तो आपको सुस्त होने का हक ही नहीं है, ये मान के चलो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन का बेस है। अभी टाइम मत देखो तुम, अभी तुम्हें ये देखना है कि चीज तुम्हें रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन 12 पॉइंट्स को लगाना आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। साढ़े मुंह के साथ मत बैठो। अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि भाई नहीं हो रहा, नहीं जला जा रहा, तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद नहीं करवाएंगे, ये थोड़ी हटाएंगे। तुम सोचो ये दोबारा लिखेंगे ना करके, ये तो लिखना ही पड़ेगा। देखो इधर आ जाओ। अब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लू विट्रियोल की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखो इसका यहाँ पे कैसे बनता है, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्ट्रक्चर बताना, बड़ी हंसी आ रही है। हाँ देखो इधर, अब देखो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कैसा पूछा गया था और स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका यहाँ पर, वो ऐसा है। ये कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 ये रहा, और मान लीजिए बेटा कॉपर +2 जो है इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स है। क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे इसके पास में खाली। इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, 5 में से 4 H2 मॉलिक्यूल लाइक दिस ऐसे होते हैं। यहां पर इस तरह से 4 H2 मॉलिक्यूल आते हैं इसके पास में, और चारों H2 मॉलिक्यूल के पास में ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर हैं। तो 2-2 लोन पेयर में से हर एक ऑक्सीजन एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देकर के इससे जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से कॉपर +2 से। और ये जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है, वो 5वां वाटर मॉलिक्यूल यहां होता है ऐसा बीच में, जो इस वाले H के साथ में यहां H बॉन्डिंग करके रखता है, इस वाले H के साथ में यहां H बॉन्डिंग करके रखता है, वाटर के H के साथ में, वाटर के H के साथ में। और यहां होता है इस जगह सल्फेट आयन। क्या होता है? सल्फेट आयन। यहाँ पे ये रहा, ये सल्फेट है, ये O नेगेटिव यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये O नेगेटिव यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। सल्फेट आयन है, जिसके साथ भी इसी वाटर मॉलिक्यूल के जो ये H है, वो इसके O नेगेटिव के साथ में क्या कर लेते हैं, अगेन H बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या हो गई? H बॉन्डिंग। अगर आप इस वाली H बॉन्डिंग को देखो, इन दोनों को, तो ये एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। तो ये एक तरह की बॉन्डिंग हुई, कौन सी? आयन डाइपोल। कौन सी हुई है? आयन डाइपोल। और ये वाली पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, देखो आप, पोलर पोलर के बीच, तो ये वाली कौन सी हुई? डाइपोल डाइपोल। कौन सी हुई? डाइपोल डाइपोल। अब मैं आपको वो कारण बताने जा रहा हूं जो हम यहाँ पे डील कर रहे थे, कि हमने कहा था पहले एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, वो बाद में निकलता है, याद है? ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाद में जो निकलता है ना बेटा, वो यही वाला होता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हमें 2 तो डाइपोल डाइपोल
और दो आयन डाइपोल जैसे अट्रैक्शंस को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए इसको निकालना 200 डिग्री से कम पे नहीं हो पाता। 200 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तभी ये वाटर मॉलिक्यूल निकल पाता है। ये सभी सल्फेट्स के अंदर या कार्बोनेट्स वगैरह में देखा जाता है, याद रखोगे इस चीज को। इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, वो बाद में निकलता है। वो वाटर मॉलिक्यूल भी कौन सा होता है ये भी आपको समझा दिया कि कौन सा वाला है। क्यों? दो तो डाइपोल डाइपोल और दो आयन डाइपोल अट्रैक्शन तोड़ने पड़ेंगे आपको इसको हटाने के लिए, आया समझ में? इसलिए इसको अलग से निकाला जाता है, इसलिए बाद में लिखा था। ये स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन कैसा पूछा था कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो प्योरली एच बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं? प्योरली एच बॉन्डिंग से कौन जुड़ा हुआ? एक ये रहा। बाकी ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी जुड़े हुए हैं। बोलो सही है। नीट के अंदर 2019 में आया था आपकी मॉड्यूल नंबर सेकंड एक्सरसाइज, मॉड्यूल नंबर 2 में सेकंड एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर वाला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, एक वाटर मॉलिक्यूल उसका आंसर है। स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना। आ जाओ। Na2SO4.NH को बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? नाम ग्लोबल सॉल्ट है, बाकी हीटिंग आप आराम से बता दोगे। बताओ क्या बनेगा? पहले कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 9। तो ये बन गया Na2SO4.H2 बन गया। अब बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा 200 से ऊपर पे, तो ये भी निकल गया। क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा। अब फर्दर हीट किया क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। सल्फेट्स में सोडियम का सल्फेट डिकम्पोज नहीं होता था, याद है ना। आ जाओ। क्या ये हाई स्टेट के क्लोराइड रखे हैं आपको? हाई स्टेट के क्लोराइड में क्या बताया था आपको? ये +4 में है, ये +3 में है, ये +3 में है, ये +5 में है और ये भी यहाँ पे +2 में है। हाई स्टेट के क्लोराइड में क्या बताया था? लो स्टेट के क्लोराइड में चले जाएंगे और साथ में Cl2 गैस निकल जाएगी। बताओ ये Pb के +4 से +2 में चल जाएगा। बताओ क्या बनेगा बेटा? PbCl2 बनाएगा और साथ में कौन सी गैस? Cl2 निकल जाएगी। या FeCl3 से FeCl2 में चला जाएगा। Au की +3 और +1 दोनों होती है। यहाँ किस में है? +3 में, हाई में। तो +1 में जाएगा तो क्या बनाएगा? AuCl। क्या बनाएगा? Cl बनाएगा। Cl में फॉस्फोरस की +5 और +3 दोनों होती है। यहाँ किस में चल जाएगा? +3 में चल जाएगा। P+3 में यहाँ पे आ गया ये। बोलो समझ में आ रहा है? ये भी लिखते इसको भी +2, ठीक है। Hg के +2 और +1 दोनों होती है, तो यहाँ क्या बनाएगा बताओ? HgCl। लेकिन मॉलिक्यूल जो है नेचर में जो मिलता है ना बेटा, Hg और Cl, वो हमेशा दो दो जुड़े हुए मिलते हैं, तो इसलिए इसको लिखते हैं Hg2Cl2। क्या लिखते हैं? Hg2Cl2। लेकिन स्टेट तो वही आ रही है, क्या? +1। और इस Hg2Cl2 को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं कैलोमल। क्या बोलते हैं? कैलोमल। और HgCl2 को बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। क्या बोलते हैं? कोरोसिव सब्लिमेट। नाम ध्यान रखना, कोरोसिव सब्लिमेट मतलब HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड और Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको बोलते हैं कैलोमल। क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं। नाम ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि कोरोसिव सब्लिमेट की हीटिंग करने पर क्या मिलता है। अब कोरोसिव सब्लिमेट का फॉर्मूला ही ध्यान नहीं है तो क्या 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 हीट करके निकालोगे? कुछ नहीं निकल सकता है ना। पर फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। पहले फोटो नहीं है, लिखो लिखो, अभी लिखो। हाँ टाइम लग जाएगा बेटा, तू टाइम की कहाँ दिक्कत है? टाइम तो खूब है अपने पास, लास्ट क्लास में टाइम की कमी थोड़ी होती है। तुम तो ये बताओ, टाइम वाइम छोड़ो, तुम ये बताओ, ये 26 रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इसका एक का भी तुम्हें प्रोडक्ट गड़बड़ लगा? या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे हम, कभी रैंडम आ गया तो बना पाओगे? बस यही मोटिव होना चाहिए। रिएक्शंस के प्रोडक्ट बनाना अगर अपने को आ गया तो अपना काम हो गया, ये मान के चलो। क्योंकि थ्योरी तुम कर ही लोगे, मुझे उसमें थ्योरी में कोई शक नहीं है किसी पे। रिएक्शंस का दिक्कत नहीं होगा, रिएक्शंस में करवा दूंगा, है ना। तुम्हारा इनऑर्गेनिक हो जाएगा। हाँ बेटा, स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? तो स्ट्रक्चर जितना मैंने बना दिया बस वही सफिशिएंट है, क्योंकि पूछेगा वहीं से। एनसीईआरटी में ये एक ही स्ट्रक्चर मेंशन है और क्वेश्चन हमेशा इसी से आ रहा है, जब भी आ रहा है तो इसी से आएगा, है ना। सर 8 बजे तक कर लेना प्लीज, मजा आ रहा है। हाँ चलो बढ़िया है। ब्लू विट्रियोल के स्ट्रक्चर में H बॉन्डिंग में दिखाया है, डाइपोल डाइपोल लिखा हुआ है एक तो एरो लगा के, और एक लिखा हुआ है आयन डाइपोल। डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल। अंशिका
मौलिक, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा सर? एस ब्लॉक मॉड्यूल साथ में रखना, ऊपर वाले एच पे, ऊपर वाले एच पे थोड़ी कुछ लिखा हुआ है बेटा। एच पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये लो, हटा दो उसको। अब ठीक है। ट्वेंटी के लास्ट में सीओ प्लस एसओ2 प्लस हाफ ओ टू, टेम्परेचर 800 से ज्यादा हो, टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सी अगर, तो SO3 को भी SO2 प्लस हाफ O2 में ब्रेक कर देना। कल के लेक्चर में सारे बॉक्स जो आज बताए हैं, सारे 12 पॉइंट जाने 13 पॉइंट जो भी अपने लिखे हैं, वो टिप्स पे होनी चाहिए आपको, है ना। एक एक चीज याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स लिखवाए हैं कैसे बताया था, ताकि कल अपन जब रिएक्शंस को करें तो वो बचे हुए पॉइंट से जो भी रिएक्शंस बची हुई हैं वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद में एस ब्लॉक वाला पार्ट चालू करेंगे। अभी करीबन करीबन ये मान के चलो इतनी रिएक्शंस और बाकी हैं, 30 एक रिएक्शंस या मतलब 28-30 रिएक्शंस और बाकी हैं। इक्कीस में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में ग्लोबल सॉल्ट, GLAUBERS, ग्लोबल सॉल्ट। डन, जल्दी लिखो यार, अभी तो और बाकी है। कल लास्ट क्लास नहीं होगी तुम्हारे बैच मेरी, शानो, समझ आ रहा है मुझे। कौन गाने गा रहा है भाई? पता नहीं कैसी लड़कियों सी आवाज आई। मुझे लगा तो क्लास में गाने क्यों गा रहा है? हम्म।
अरे लिखो ना। कर दो, लीव कर दो, जिसका हो गया वो जा सकता है। ट्वेंटी सिक्स में लास्ट वाले ब्रैकेट में कैलोमल, CALOMEL, कैलोमल। जिसका हो गया वो लीव कर सकता है, कल कंटिन्यू करेंगे अब। बाइकार्बोनेट आयन इक्विलिब्रियम में 2 आयन दिखता है। डिपेंड करता है मेटल आयन कौन सा जुड़ा हुआ है, जिसके साथ मिलकर के वो पीपीटी बना सकता होगा मोर इनसॉल्युबल, उसके साथ बनाएगा। मैग्नीशियम इसके साथ बनाता है और बाकी सब कार्बोनेट के साथ। यही तो मैंने कहा था, स्टेट की टेंशन मत लो आप, इनर्ट पे इफेक्ट टॉपिक होगा ना तो उसके बाद में सारी स्टेट्स क्लियर हो जाएंगी। इनर्ट पे इफेक्ट वाला पार्ट हो गया, डी ब्लॉक वाला पार्ट हो गया, तो स्टेट्स क्लियर हो जाएंगी। पर अब ये चीजें आ रही है पहले, तो मैं बताते चल रहा हूं, जब वो आएंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप। जाओ जाओ, इसका हो गया, हो जाओ। अरे जाओ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें लग रहा है मजाक कर रहा होगा ये आदमी, है ऐसा कुछ नहीं, जाओ। लाइव वालों हो गया बेटा, एंड कर दूं? हो गया, एंड कर दूं मीटिंग? अरे भाई तुम नीचे बैठ के लो, कैमरे में आ रहे हो। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। चलो ठीक है, बाय बाय।